आप सभी का हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में क्रिया को पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसके कितने भेद होते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। चलिए आगे बिना समय का आगे की हम लोग चलते हैं और देखते हैं हिंदी व्याकरण में क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया उस मूल शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य, घटना अथवा प्रक्रिया के घटित होने का बोध हो, या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिति आदि का बोध हो। एक बार फिर से सुन ले कि क्रिया उस शब्द को कहते हैं, क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने, घटना के घटित होने या प्रक्रिया के पूरा होने के बारे में बोध हो, के संबंध में बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिति आदि का बोध हो तो क्रिया कहते हैं, तो उसे क्रिया कहते हैं। इसे अगर हम सरल शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। लेकिन अब हम क्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करें। इसके पहले थोड़ी चर्चा सहायक क्रिया और धातु के बारे में भी होनी चाहिए। अब है कि सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया क्या है? जो शब्द काल आदि का बोध कराने में, जो शब्द काल आदि का बोध कराने में क्रिया की सहायता करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे वह लिख रहा है, वह लिखता था, और वे लिख रहे होंगे। इन वाक्यों में हम देखते हैं कि लिख रहा है, लिखता था और लिख रहे होंगे, ये तीनों क्रिया वाक्यों में क्रिया के काल को बताने में सहायता करते हैं। अतः कहा जा सकता है ये तीनों सहायक क्रिया है। अब धातु, धातु को आसानी से समझने के लिए आइए कुछ शब्दों के ऊपर पहले गौर करते हैं। इन शब्दों के सहारे धातु को समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखिए, जैसे कुछ शब्द हैं, पढ़ता, पढ़ते, पढ़ रहा, पढ़ रहे, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, पढ़ता था। इन सभी शब्दों में गौर करें तो ऐसा क्या है इन सभी शब्दों में जो सब में एक समान है, जो सभी शब्दों में आए और एक जैसे आए? क्या है ऐसे सभी शब्दों में? तो इसका जवाब होगा पढ़। क्लियर? मतलब पढ़ इन सभी शब्दों में समान रूप से उपस्थित है, अर्थात इन सभी का मूल पढ़ है। इसी तरह कुछ अन्य शब्दों को अगर देखें तो देखते हैं उसमें क्या है। वो जैसे मान के चलिए हम लोग करेगा एक शब्द ले लेते हैं, ठीक है? करेगा, कर रहा है, करता है, कर लेगा, कर चुका है, करना चाहिए, करिए, करो, करवाओ, करवाइए। अब इन शब्दों में ऐसा क्या है जो सभी शब्दों में?
तो फिर आपका जवाब होगा कर। कर ऐसा है जो सभी शब्दों में एक जैसा है, अर्थात सभी शब्दों में इसकी उपस्थिति है। किसकी? तो कर की। तो अतः यहां हम कह सकते हैं कि कर धातु है। इसी प्रकार चलना, लिखना, पढ़ना, खाना, हंसना, दौड़ना, भागना आदि शब्दों में क्रमशः चल, लिख, पढ़, खा, हंस, दौड़, भाग ये सभी धातु होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के उस मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के उस मूल रूप को हम धातु कहते हैं जिससे उस क्रिया के विभिन्न रूपों का निर्माण होता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्रिया पर आए, क्रिया की बात करें। क्रिया को प्राय हम लोग दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक तो उसके कर्म के आधार पर, दूसरा उसकी रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। एक होता है उसमें अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के आधार पर। पहले तो मैंने बताया क्रिया को दो आधारों पर या दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं हम, या क्रिया को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक उसके कर्म के आधार पर और दूसरा उसके रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। ठीक है। अब इसके अलावा देखते हैं रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। कितने? क्रिया के 8 भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद, जबकि रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। ठीक है। रचना के आधार पर क्रिया के जो 8 भेद होते हैं उनमें पहला है यौगिक क्रिया। क्या उसमें? यौगिक क्रिया। दूसरा है संयुक्त क्रिया। तीसरा है समस्त क्रिया। ठीक। चौथा है नाम धातु क्रिया। चौथा क्या है? नाम धातु क्रिया। पांचवा प्रेरणार्थक क्रिया। छठा समापिका या असमापिका क्रिया। सातवां पूर्वकालिक तथा तात्कालिक क्रिया। आठवां अनुकरणात्मक क्रिया। ये क्रिया के भेद, ये सभी क्रिया के भेद। क्रिया को दो आधार पर वर्गीकृत करते हैं, स्मरण में रखेंगे। एक उसके कर्म के आधार पर जिसमें उसके दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और दूसरे होते हैं आपको किसके आधार पर? तो किसके आधार पर? रचना के आधार पर। और कितने कितने भेद होते हैं इसके? 8 भेद होते हैं। क्लियर? ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे वो हम लोग देख रहे थे, क्रिया के भेद देख रहे थे। आगे हम लोग देखें अकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया का फल सीधा सीधा कर्ता के ऊपर पड़ता हो। किस पर पड़ता हो? कर्ता के ऊपर पड़ता हो, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। याद रखेंगे, जब वाक्य में क्रिया का फल सीधे कर्ता के ऊपर पड़ता हो तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब ये कि अगर वाक्य में कर्म का अभाव है, कर्ता है, क्रिया भी है, पर उसमें अगर कर्म का अभाव है तो वहां वो अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी वो? अकर्मक क्रिया। अगर कर्म का अभाव है वाक्य में तो वो फिर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे वह दौड़ रही है, कबूतर उड़ रहे हैं। वह दौड़ रही है तो कर्ता कौन है यहाँ? काम करने के लिए कौन है यहाँ पर? कौन काम कर रहा है यहाँ पर? तो वह कर रहा है। तो काम उसके द्वारा क्या हो रहा है? तो दौड़ने का हो रहा है।
तो दौड़ने का की जो क्रिया है, उस दौड़ने की क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ता है? तो वह जो दौड़ रही है उसके ऊपर उसके दौड़ने का फल पड़ता है। तो यहाँ ये अकर्मक क्रिया है। ठीक इसी तरह अगर कबूतर उड़ रहे हैं तो उड़ने का फल, कबूतर के उड़ने का फल किसके ऊपर पड़ता है? कबूतर के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ ये भी अकर्मक क्रिया है। अगर शेर चल रहा है तो शेर के चलने का फल किसके ऊपर पड़ता है? शेर के ऊपर पड़ता है। तो ये भी अकर्मक क्रिया है। तो इन सभी वाक्यों में देखते हैं हम लोग कि उसमें कर्ता है, क्रिया है, ये कर्ता और क्रिया दोनों है, पर वहां कर्म का अभाव है। यहां वाक्यों, तो फिर ये सभी क्या हो जाएंगे? अकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। यहां उनके क्रिया का फल किसी और पर नहीं पड़ता बल्कि सीधा सीधा कर्ता के ऊपर पड़ता है। अतः ये सभी क्या होंगे? ये सभी अकर्मक क्रिया होंगे। उसी के ऊपर पड़ता है, किसी और के ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है। अब है सकर्मक क्रिया। जब किसी वाक्य में क्रिया का फल कर्ता के बदले कर्म पर पड़े, जब किसी वाक्य में क्रिया का फल कर्ता के बदले कर्म पर पड़े तो इस प्रकार की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम खाता है क्या चीज? आम। तो उससे खाने का फल किसके ऊपर पड़ता है? किसको खाता है? आम को खाता है। तो यहाँ ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है। वे बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, तो हमें तो बुलाया जा रहा है, पर कौन बुला रहे हैं? वो वे बुला रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? तो बुला रहे हैं किसको? तो हमको। तो यहाँ ये भी सकर्मक क्रिया है। ठीक। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। एक होता उसमें एकर्मक क्रिया और दूसरा होता द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया, एकर्मक सकर्मक क्रिया क्या है? जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी एकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं में जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नानी ने कहानी सुनाई, महादेवी ने कविता लिखी। इन दोनों ही वाक्यों में एक एक कर्म है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। अब द्विकर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं किसको? बच्चों को। क्या पढ़ा रहे हैं? तो हिंदी। तो अध्यापक के पढ़ाने का फल किसके ऊपर पड़ता है? बच्चों के ऊपर पड़ता है। बच्चा कर्म है। क्या बच्चा को क्या पढ़ाया जा रहा है? तो हिंदी पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ बच्चों और हिंदी ये दोनों कर्म है, तो दोनों कर्म एक साथ आ गए यहाँ पर, इसीलिए द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। ये अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये दोनों द्विकर्मक सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ दो दो कर्म एक साथ आए। इसी तरह राम ने श्याम को पढ़ाया, ये भी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया यानी द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अब इसको पहचाने कैसे? देखिए होता क्या है ना, जब द्विकर्मक या सकर्मक क्रिया होते हैं, द्विकर्मक क्रिया होते हैं, उसमें अगर क्या और किसको दोनों का अगर जवाब मिल जाए, अध्यापक पढ़ाते हैं किसको? तो बच्चों को। और दूसरा सवाल करें कि क्या पढ़ाते हैं? तो हिंदी पढ़ाते हैं। तो क्या और किसको, दोनों के सवाल मिल गए ना यहाँ। तो अगर आपके अगर कोई वाक्य है उसमें अगर आप उसमें दो सवाल ढूंढने का प्रयास करें, क्या और किसको, अगर दोनों मिल जाते हैं तो वो सकर्मक क्रिया तो होंगी ही, वहां वो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया भी होंगी। क्लियर? आज के इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। शेष क्रिया का शेष भाग अगले वीडियो में। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें,
शेयर करें। कोई सवाल हो मन में तो कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। नमस्ते।